मान लीजिए कोई भी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सपोज करिए ऐड नाम से। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दो पैरामीटर डिफाइन करता है और इन दोनों का सम प्रिंट कर देता है। अब सपोज करिए मैंने एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम फिर से ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं तीन पैरामीटर डिफाइन करता हूँ। प्रिंट कर दिया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया 2,3 और दोबारा से ऐड फंक्शन कॉल किया तो लिख दिया 2,3,4। जब आप पाइथन के अंदर किसी भी फंक्शन को दोबारा डिफाइन करते हैं तो हमेशा उसकी जो अपडेटेड डेफिनेशन है वही हमारा कंसीडर होती है। दैट मीन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फंक्शन पहले जब डिफाइन किया गया था प्रोग्राम में तो कितने पैरामीटर के साथ किया गया है और अभी जब डिफाइन किया गया है तो कितने पैरामीटर के साथ किया गया है। तो पाइथन के अंदर हमेशा सेम नेम का फंक्शन अपडेटेड वाला चलता है, नो मैटर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप कितने बढ़ा रहे हैं या कितने कम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं लाइन नंबर 7 पर ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैंने दो ही आर्गुमेंट दिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि अब ये वाली कॉल पर ये वाला फंक्शन चलेगा क्योंकि दो पैरामीटर यहाँ पर है। ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, अपडेटेड डेफिनेशन ऐड की ढूंढी जाएगी, उसमें देखेंगे क्या ये दोनों हमारे कंपैटिबल हैं और जो लेटेस्ट है वो ये वाली है। और इसके हिसाब से देखो तो 2 चला गया ए में, 3 चला गया बी में, सी को कुछ नहीं मिला तो एरर आ जाएगी ना। तो इस तरह से पाइथन के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। ऐड मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हो तो कैसे कर पाएंगे, आगे का प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं दो ऐसे ऐड डिफाइन करूं जिसमें हम दो आर्गुमेंट के साथ चलाएं तब भी चले, तीन के साथ चलाएं तो भी चले। अभी नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आप किसी भी पैरामीटर के लिए उसी समय कोई डिफॉल्ट वैल्यू अपनी दे सकते हैं। दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब इसका फायदा यह होता है कि जो कॉल करने वाला है, जो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तो ये जो ए और बी है ये क्या कहलाएंगे, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहलाएंगे। और जीरो क्या हो गया, हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो ये जो हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू अगर कॉल करते समय नहीं दी जाती है तो यही वाली कंसीडर हो जाएगी। लेकिन अगर कॉल करते समय वैल्यू दी जाती है तो फिर डिफॉल्ट वाली कंसीडर नहीं होगी। का मतलब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हो गया इस वाली कॉल के लिए 2 + 3 + 0 और इस वाली कॉल के लिए मतलब हो गया 2 + 3 + 4। अब आपका आउटपुट सही आ जाएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने लिखा C = 0 रिप्रेजेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, जब किसी फंक्शन में हम अपने पैरामीटर को पहले से ही वैल्यू दे देते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और इसका मतलब होता है कि कॉल करने वाला अगर इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वैल्यू देता है तो उसकी ही कंसीडर होगी, डिफॉल्ट वाली अब नहीं होगी कंसीडर। लेकिन कॉल करने वाला अगर इसकी वैल्यू नहीं देता है तब डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारा कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ सकते हैं। कितने डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप दे सकते हैं,
जितने चाहे उतने डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, ए बी सी। अब सी जैसे एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, डी बना दो, ई बना दो। अब मान लो बी को बनाना है तो बी को बना दो। तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू आपने क्या कर दी, यहाँ पर 1 कर दी। तो कॉल करने वाले ने अगर बी की वैल्यू नहीं दी है तो 1 आ जाएगी, दे रखी है तो जो कॉल करने वाले ने दी है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना सकते हैं। ठीक है। अब कुछ यूज केस है जो आपको समझने होंगे। क्या, जितने भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप बनाते हैं वो हमारे लास्ट में आते हैं। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारा उनसे पहले आते हैं। तो अगर मैं सोचूं कि मैं ए को भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाऊंगा और सी को बनाऊंगा, ठीक है, बी को नहीं बनाऊंगा, तो एरर आ जाएगी। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पहले फंक्शन में आप जितने भी नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उन्हें बनाइए, उसके बाद जितने भी बनाने हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप उन्हें लास्ट में एक के बाद एक बना सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाएंगे तो वो लास्ट में ही आएंगे, चाहे कितने भी हो वो लास्ट में ही आपके आएंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है। लास्ट क्लास में एक चीज मैंने और पढ़ाई थी, उसको भी हमें सीखना होगा। जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ तो कॉल करते समय मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा आर्गुमेंट किसके लिए होगा। और अगर मैं नहीं बताता हूँ तो उसे पोजिशनल आर्गुमेंट कहा जाता है। और अगर मैं बता देता हूँ तो इसे कीवर्ड आर्गुमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब आप इनको मिक्स करना चाहते हैं तो उसका रूल है, पहले पोजिशनल आएगा उसके बाद कीवर्ड आएगा। लेकिन अगर आपने रूल को तोड़ दिया, आपने कहा नहीं पहले तो मैं बताऊंगा कीवर्ड वाला उसके बाद बताऊंगा पोजीशन वाला, तो फिर से एरर आ जाएगी। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर से हमारी एरर। ठीक। तो दो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी जो कि ऑब्वियसली हम नहीं रख पाएंगे। इसका एकमात्र तरीका है कि इस तरह के 10 12 15 20 प्रोग्राम आप बना लो, तब आपका दिमाग अपने आप याद रख लेगा। अभी आप याद करोगे 1 घंटे बाद भूल जाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, हर किसी के साथ ऐसा ही है। तो आप इस तरह के 10 12 15 20 प्रोग्राम बना लोगे तो फिर अपने आप आपको याद रह जाए। तो कई बार प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि किसी भी काम को करने के जो रूल्स होते हैं, हम अगर उन्हें जानते हैं तो प्रोग्रामिंग हम कर पाते हैं। लेकिन समस्या यही रहती है कि हम वो रूल ही भूल जाते हैं कि इस काम को करने के रूल भी हैं। तो उसका फिर एक ही तरीका बचता है, उस रूल पर बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम बना लो, आपको याद हो जाएगा वो। उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पे 1 घंटे की क्लास में 2 पढ़ के जाते हो, उसका 50% आप भूल जाते हो। इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, घर जाके उन उस तरह के प्रोग्राम्स को बार बार बना। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो और पाइथन पे काम करते हो तो जाने अनजाने में आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी वहां पर, क्योंकि आप इस तरह की चीजें वहाँ करते रहते हो। और अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, घर जाके बस अपना कॉलेज लाइफ जीते हो या अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो फिर अगले दिन यहाँ आते हो तो जैसे ही पहले दिन आए थे वैसे ही फिर हो जाते हो। सिर्फ आपको नाम पता होता होगा, हाँ कुछ था तो सर ने बताया कुछ, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए आपका ब्रेन सीखता कैसे है। एक बार से ब्रेन नहीं सीखता है, कभी नहीं सीखता। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या एक फंक्शन जितने चाहे उतने आर्गुमेंट ले सकता है। एक फंक्शन जितने चाहे उतने आर्गुमेंट ले सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक शो नाम से फंक्शन बनाया,
अब मैं चाहता हूं कि जो भी इसे कॉल करे उसको मन चाहे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देने की आजादी हो। वो अगर कॉल करते समय कोई आर्गुमेंट ना दे तो भी चले, अगर वो एक दे दे तो भी चले, अगर वो दो दे दे और किसी भी टाइप के दे दे तो भी चले, तीन दे दे, कोई से तीन दे दे, चार दे दे, पांच दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे बनाओगे ऐसा फंक्शन? और उसके बाद भी आप कह रहे हो कॉल करने वाले से आप आजाद हो, आप जितने चाहे उतने आर्गुमेंट कॉल करते समय दे सकते हो, किसी भी टाइप के आप दे सकते हो। अब समस्या क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें जितने भी कॉल करने वाला आर्गुमेंट दे रहा है, डिफाइन करने वाले को उन आर्गुमेंट्स को पैरामीटर्स में रिसीव करना होता है। तो कॉल करने वाले को हम ये कह रहे हैं कि आप आजाद हो, जितने चाहे उतने आर्गुमेंट आप दे सकते हो। तो डिफाइन करने वाले को फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे ना, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स बनाकर चले पहले से वो, क्योंकि हमेशा पहले डिफाइन किया जाता है फिर कॉल किया जाता है। ऐसा नहीं है चलो तुम कॉल करो तुम्हारे हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके लिए पाइथन में एक कॉन्सेप्ट आया, आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर। तो आप फंक्शन के जो पैरामीटर बनाते हैं उन पैरामीटर में अगर आप प्रीफिक्स में एस्ट्रिक लगा देते हैं, प्रीफिक्स में अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि ये आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर होते हैं। और आर्बिट्रेरी का मतलब है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, 0 से n आप दे सकते हैं। आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर, 0 to n पैरामीटर कॉल करने वाला दे सकता है। अब जब पाइथन के अंदर किसी फंक्शन में आर्बिट्रेरी पैरामीटर होता है तो कॉल जब किया जाएगा फंक्शन, तो जितने भी आर्गुमेंट्स कॉल करने वाला दे रहा है उनको पहले एक टपल में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो पहले क्या हुआ होगा, एक टपल बनी होगी, उस टपल के अंदर ये तीनों आर्गुमेंट आ गए होंगे, और ये जो टपल है ये टपल इस आर्बिट्रेरी जो पैरामीटर है इसको मिली हुई। उसके बाद जब आप ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो ये दोनों वैल्यू एक टपल में रखी जाएंगी और वो टपल यहाँ पर मिलती है। इन शॉर्ट आर्बिट्रेरी पैरामीटर टपल की तरह हमारा यूज होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक एम्प्टी टपल बनेगी जो ए को दे दी जाएगी, यहाँ पर एक टपल बनेगी जिसमें सिंगल वैल्यू 10 रखी जाएगी, फिर वो टपल ए को दे दी जाएगी, यहाँ पर एक टपल बनेगी जिसमें दो वैल्यूज रखी जाएंगी, वो टपल यहाँ पर दे दी जाएगी। तो इस तरह से अब हम टपल के थ्रू सारे आर्गुमेंट को रिसीव कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको सबको अलग अलग यूज करना है, तो आपको ये पता चल गया कि ये एक टपल है, तो आप एक एक इंडेक्स पर जाकर लूप लगाकर कोई भी तरीका यूज करके इस टपल के अंदर से आप इंडिविजुअल एलिमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर। दैट मीन्स कॉल करने वाला अब इस शो फंक्शन को जितने चाहे उतने आर्गुमेंट्स दे सकता है, और नहीं देगा तो भी चलेगा, और जितने चाहे उतने देगा तो भी हमारा चलेगा। लेकिन कॉल करने वाले को एक रूल का ध्यान रखना होगा, और वो रूल ये है कि जितने भी आप यहाँ आर्गुमेंट दे रहे हैं वो सिर्फ पोजिशनल होने चाहिए, कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए, है ना। कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए का मतलब है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए की वैल्यू 50 कर देना, एरर आ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट जो इतने भी दे रहे हैं वो सब पोजिशनल ही देंगे, क्योंकि वो सब एक टपल में रखे जा रहे हैं। ठीक है, अब
इसी का एक दूसरा फ्लेवर है। अगर किसी फंक्शन के पैरामीटर में प्रीफिक्स सिंगल एस्ट्रिक ना होकर डबल एस्ट्रिक हो जाए, डबल एस्ट्रिक हो जाए, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड पैरामीटर, कीवर्ड पैरामीटर। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब कॉल करने वाला जितने चाहे उतने कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूं a=10, यहाँ लिख दिया a=10। अब दूसरे का नाम क्या दोगे? ये भी आर्बिट्रेरी है। कीवर्ड आर्गुमेंट का नाम क्या दोगे कॉल करते समय, वो भी आपकी मर्जी, जो आप देना चाहे वो दे। अब इंटरनली क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं इस वाले शो फंक्शन कॉल को एक्सप्लेन करूं, तो जितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट आपने बनाए हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड आर्गुमेंट एक डिक्शनरी में स्टोर होंगे, और उस डिक्शनरी के अंदर ये की बनेगी और ये उसकी वैल्यू, ये दूसरी की और ये उसकी वैल्यू, ये तीसरी की, ये उसकी वैल्यू, और वो डिक्शनरी इस ए को मिल जाएगी। जब ये वाला शो फंक्शन चल रहा होगा तो ये दोनों एक डिक्शनरी में रखे गए होंगे और वो डिक्शनरी इसको मिल जाएगी। जब ये वाला शो फंक्शन चल रहा होगा तो ये डिक्शनरी में रखा गया होगा और वो डिक्शनरी यहाँ आ जाएगी। इस वाली कॉल के लिए कोई डिक्शनरी बनी ही नहीं होगी, ठीक है। और वो डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी बनी होगी लेकिन उसमें कोई भी हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं आया होगा, तो वो एम्प्टी डिक्शनरी ही ये को मिल जाएगी। अब एरर आ जाएगी, ठीक है। तो डबल एस्ट्रिक अगर फंक्शन का आर्गुमेंट है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकते हैं, अपना कीवर्ड आर्गुमेंट दे। दोनों देना चाहते हो तो मिक्स कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पोजिशनल आर्गुमेंट दे रहे होते तो वो सारे के सारे कहाँ चले जाते, टपल में चले जाते, और जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, डिक्शनरी में चले जाएंगे। ऐसे करके आप मान लो मैंने यहाँ पर बाद में 51 लिख दिया। चलिए, तो इस तरह से हम दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब हम किसी फंक्शन को बनाते हैं और हमारी सोच ये है कि उस फंक्शन को कोई दूसरा प्रोग्रामर कॉल करेगा,
तो हमें उसे बताना पड़ेगा इस फंक्शन में कितने पैरामीटर है और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तभी आप उसे सही से बता पाएंगे। ठीक है, अभी फंक्शन के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है हमारा रिटर्न टाइप। तो हमें फंक्शन को बनाते समय ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है। अब रिटर्न टाइप का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करें। मैंने एक सिंपल सा वही ऐड वाला फंक्शन बनाया जो दो आर्गुमेंट रिसीव करेगा ए और बी नाम के पैरामीटर में, और मान लीजिए सी के अंदर मैंने इसका रिजल्ट स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ मैंने 2,3 लिख दिया। उसके बाद प्रिंट सी कर दिया। तो अब ये बताओ लाइन नंबर 5 पे क्या सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी? क्या लाइन नंबर 5 पर सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी? क्यों नहीं होगी? सी वेरिएबल ऐड फंक्शन के अंदर आपने बनाया है तो क्या कहलाएगा उसका? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल हमारा क्या होता है? सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होता है, फंक्शन के बाहर यूज नहीं होता है, इसलिए क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर? एरर। नेम सी इज नॉट। अब सर मैं सी की वैल्यू को फंक्शन के बाहर यूज करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? एक तरीका तो हो गया ग्लोबल बना दो सी को तो यूज कर पाओगे। ठीक है, कोई और तरीका कि ग्लोबल का भी एक मैक्सिमम स्कोप है। वो मैक्सिमम स्कोप क्या होता है? प्रोग्राम। इमेजिन करिए ये प्रोग्राम आपका यहाँ बना हुआ है और मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया। अगर मैं इसको ग्लोबल बना दूं, सी को ग्लोबल बैरल बना दूं और इस प्रोग्राम का नाम a डॉट पी वाई है और इस प्रोग्राम का नाम b डॉट पी वाई है, अब मैं यहाँ पर सी का यूज कर सकता हूँ या नहीं? क्या ग्लोबल का मतलब पूरा पाइथन हो जाता है? पूरे पाइथन के जितने प्रोग्राम है हर प्रोग्राम में वेरिएबल यूज हो जाएगा या सेम प्रोग्राम ही रहता है? भी सेम प्रोग्राम रहता है। अब अगर मैं इसको ग्लोबल बना देता हूँ तो अभी का काम तो मेरा चल जाएगा, लेकिन कल मैं आपको सिखाऊंगा कि दूसरे प्रोग्राम से अगर मैं ऐड फंक्शन कॉल करूंगा और यहाँ पर ही अपने नंबर दे जोड़ने के लिए, तो अब इसको रिजल्ट चाहिए। जिसने कॉल किया अपना इनपुट दिया वो आपसे रिजल्ट मांगेगा कि मुझे दो रिजल्ट। तो कैसे दोगे? अब आप ए डॉट पी वाई वाला प्रोग्राम ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने तो रिजल्ट को ग्लोबल बना दिया आप यूज कर लो, वो बोलेगा मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि ग्लोबल भी एक प्रोग्राम के लिए होगा मैक्सिमम, उसके बाहर तो फिर भी नहीं जाएगा। अब हम चाहते हैं सी वाले रिजल्ट को उसको दे जिसने ऐड फंक्शन कॉल किया, चाहे वो सेम प्रोग्राम से कॉल करे, चाहे वो दूसरे प्रोग्राम से कॉल करे, चाहे वो दूसरे कंप्यूटर से कॉल करे। हो सकता है ये प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे बना रखा है आपने और ये प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे चल रहा है और बीच में इनके नेटवर्क लगा हुआ है, नेटवर्क के थ्रू ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। ऐसा होता है बिल्कुल। तो अब कैसे होगा? हमने कहा ग्लोबल वाला तरीका तो फेल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, वो तो एक प्रोग्राम तक ही है मैक्सिमम। तो फिर यहाँ पर समाधान आता है रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड का पर्पस होता है किसी भी फंक्शन से जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट को उसको देना जिसने फंक्शन कॉल किया। अब कॉल करने वाला चाहे सेम प्रोग्राम से कॉल करे चाहे दूसरे प्रोग्राम से कॉल करे वो मैटर नहीं करेगा, जहां से फंक्शन कॉल होगा उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारा एक अच्छा तरीका होता है अगर हम किसी फंक्शन के रिजल्ट को जिसने कॉल किया फंक्शन उसको देना चाहते हैं। ठीक है,
कैसे करेंगे ये सीखो, कैसे करेंगे। तो अभी तो एरर आएगी, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड लगाकर, रिटर्न कीवर्ड के बाद वो वैल्यू लिख सकते हैं जो हमें रिटर्न करनी है। अगर वो वैल्यू किसी वेरिएबल में है तो वेरिएबल लिख सकते हैं, तो मैंने सी लिख दिया। अब क्या चल जाए, हमने कहा नहीं ये सीखना पड़ेगा ना, ये आधा कराया आपने, पूरा हुआ है। तो कोई भी चीज सिर्फ सुन लेने से नहीं होती ना, सुनने के बाद हमें उसको सिंटैक्स में सीखना होता है कि अब इसको लिखे कैसे, जो हमने समझ लिया है कि हाँ ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना होगा, फंक्शन के अंदर वो चीज जो हमें कॉल करने वाले को देनी है पहले तो रिटर्न करनी होगी, और फिर जहां से हमने कॉल किया था फंक्शन, उस फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल के अंदर सी की वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो जरूरी नहीं है वेरिएबल में सी रखेंगे, नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, लेकिन यहाँ पर जो आप वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल में वही वैल्यू कॉपी कर दी जाएगी जो रिटर्न के आगे ऐड फंक्शन ने लिखी हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ इसका नाम मैं मान लीजिए एक्स कर देता हूँ। तो अब आप आगे के प्रोग्राम में जहां भी उस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं जो ऐड फंक्शन ने रिटर्न कराई है, वो किस वेरिएबल के थ्रू आगे के प्रोग्राम में यूज करेंगे, एक्स वेरिएबल के। एक्स वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, इस वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है ये हमारी कॉपी हो गई होगी इस वाले वेरिएबल के। ठीक है, अब आप इसका नाम आप सी भी रख लेते हैं तो भी गलत नहीं था, है ना, तो जनरली हम सेम रख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने अलग कर दिया है ताकि समझ में आसानी से आता रहे। अब ये वाला कोड आप चाहे दूसरे प्रोग्राम में लिखो, चाहे दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम पर लिखो, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न करी ऐड फंक्शन ने वो स्टोर कर दी जाएगी। अब इसमें प्रोग्राम मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी फंक्शन से कोई भी वैल्यू जो बनती है वो हम कॉल करने वाले को रिटर्न करते हैं, और कॉल करने वाले से कहते हैं कि आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर ले लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर उस वेरिएबल के थ्रू जो वैल्यू रिटर्न हुई थी आप अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अगर किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर ना करके सीधा प्रिंट फंक्शन से भी प्रिंट करा सकते हैं। हमने क्या करा, प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पर ऐड फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होगा वो अपना काम करेगा जिस काम के लिए बनाया गया है, और वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है रिटर्न करेगा। इस बार सी में आएगा 30 क्योंकि ए में चला गया 10, बी में चला गया 20, सी में आ गया ए प्लस बी दैट इज 30। 30 रिटर्न हो गया। अब वो 30 मिलेगा कैसे, क्योंकि आपने तो कहा था किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, हमने तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है कॉल करते समय। तो आपने जहां से फंक्शन कॉल किया है उसको वैल्यू दे दी जाएगी। हमने कहाँ से कॉल किया है फंक्शन को, प्रिंट के अंदर से कॉल किया है, तो प्रिंट फंक्शन को वो वैल्यू मिल जाएगी। प्रिंट क्या करता हम जानते हैं, जो उसको वैल्यू देते हैं उसको प्रिंट करा देता है। तो प्रिंट फंक्शन इस बार ऐड को प्रिंट नहीं करेगा, ऐड फंक्शन को कॉल करेगा और उससे जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उस वैल्यू को प्रिंट वो करेगा। 5 और अब सर दोनों अप्रोच में कौन सी अप्रोच हमें यूज करनी चाहिए, तो इस वाली अप्रोच का फायदा एक लाइन कम लिखनी पड़ेगी। नुकसान, अगर वही रिजल्ट आगे के प्रोग्राम में मुझे फिर से चाहिए तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस्तेमाल, क्योंकि मैंने उसको संभाल कर किसी वेरिएबल में नहीं रखा हुआ है, और मुझे फिर से फंक्शन कॉल करना पड़ जाएगा जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, है ना। इस वाली अप्रोच का फायदा फायदा यह है कि आपने जो रिजल्ट था पहले संभाल कर एक वेरिएबल में रख लिया, अब आप उसे प्रिंट में इस्तेमाल करो, आप इसको फाइल में सेव करो,
आप इसको किसी और पर्पज में यूज करो, आपके पास वैल्यू एक वेरिएबल में रख दी गई है। यहाँ पर सिर्फ प्रिंट ही इस्तेमाल कर पा रहा है रिजल्ट का, किसी और के काम का वो रिजल्ट नहीं है। तो सर कौन सी अप्रोच सही रही फिर? हमने कही तो आप देखो ना, अगर आप इस बात को लेकर श्योर है कि आपने जिस फंक्शन को कॉल किया है उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक ही बार यूज होना है, आगे कभी यूज दोबारा होना ही नहीं है, तो आप उसे वेरिएबल मत रखो, संभाल के सीधा जहां पर यूज होना है वहां से फंक्शन कॉल कर दो। और आपको लगता है नहीं, मैं जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वहां से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी मैं उसे आगे के प्रोग्राम में और भी जगह यूज करूंगा, तो एक ही रास्ता है कि आप उस वैल्यू को जो रिटर्न होकर आ रही है उसको संभाल कर एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर ले, जैसे यहाँ पर आपने स्टोर करी हुई है इस तरह से स्टोर कर ले। अब आप उसे आगे प्रिंट करें या आगे किसी और तरह से यूज करेंगे वो आप देखो कैसे करें। ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और आता है कि क्या फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है या नहीं। जैसे मान लीजिए इस बार फंक्शन का नाम मैंने कर दिया अर्थमेटिक, और ये फंक्शन क्या करता है, ए और बी का एडिशन भी करता है, मल्टीप्लीकेशन भी करता है, और मान लीजिए डिवीजन भी करता है। और हम चाहते हैं कि जब फंक्शन कॉल हो तो जो नंबर हम दे रहे हैं उन नंबरों के तीन रिजल्ट बने हैं। एक सी में रखा है इन दोनों का एडिशन 25, डी में रखा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100, और ई में रखा है इसका डिवीजन दैट इज 4। अब मैं तीनों को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? एक तरीका हमारा सोचने का है कि हम ऐसे लगा सकते, रिटर्न सी रिटर्न डी रिटर्न ई। ऐसा लगाने से कोई एरर नहीं आती, लेकिन सबसे पहला जो रिटर्न स्टेटमेंट है सिर्फ उसी की वैल्यू रिटर्न होती है। क्यों? क्योंकि एक रूल ये कहता है कि फंक्शन के अंदर अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं तो फंक्शन एग्जिट हो जाता है। एग्जिट मतलब कंप्लीट मान लिया जाता है और आगे नहीं चलता, तो आगे का कुछ चला ही नहीं होगा, यहाँ से फंक्शन बंद हो गया होगा, और जो यहाँ से रिटर्न हुआ वही हमारे यहाँ मिल गया होगा। तो उसके हिसाब से एक्स में फिर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए ना सर। हम तो चाहते थे कि तीनों रिटर्न हो जाए, तो उसके लिए हमसे कहा गया कि आप क्या करें, रिटर्न तो एक ही लगाएं, लेकिन उस एक रिटर्न के आगे आप एक लिस्ट बना सकते हैं, और उस लिस्ट के अंदर आप तीनों वैल्यू को रखकर वापस कर दें। तो इस बार एक्स में वो लिस्ट आ जाएगी जो आपने यहाँ से रिटर्न कराई है। सर लिस्ट ही बना सकते हैं, हमने कहा नहीं, आप कोई भी बना सकते हैं, टपल बना लो। ज्यादातर लोग टपल पसंद करते हैं क्योंकि टपल चेंज नहीं होगी। अब मान लीजिए ये प्रोग्राम हमारा दो कंप्यूटर का होता, एक कंप्यूटर पे ये फंक्शन बना हुआ है, एक कंप्यूटर पे ये फंक्शन बना हुआ है। यहाँ से टपल जब यहाँ रिटर्न होगी, अब बीच में कोई हैकर वैकर बैठा है और वो टपल में चेंज करना चाहे तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि टपल है मॉडिफाई होगी नहीं। जो यहाँ से चला है वही यहाँ मिलेगा दूसरे प्रोग्राम पे। तो ज्यादा बार रिटर्न जब मल्टीपल वैल्यू को करा जाता है तो टपल में रखकर किया जाता है। अगर लिस्ट की जरूरत है तो लिस्ट में रख के भी करेंगे, लेकिन अगर आप कह रहे नहीं ऐसी कोई खास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है किसी में कर दो, तो फिर हम टपल को सबसे पहले यूज करेंगे। तो आप टपल में भी कर सकते हैं, सेट में भी कर सकते हो, बट सेट रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मान लो अगर दो रिजल्ट सेम हो गए तो ये तो एक बना देगा, क्योंकि सेट है यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा। और दूसरा, ऑर्डर नहीं पता, यही नहीं पता चलेगा पहला रिजल्ट किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। अभी चलो कोइंसिडेंस हो गया, सेम आ गया, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता था, पहले 4 आ सकता था, फिर 20 आ सकता, कुछ भी आ सकता था।
तो इसलिए सेट को जनरली रिकमेंड नहीं करते। या तो आप लिस्ट में कर लो, टपल में कर लो, और सर कुछ ना बताएं तो ऐसी लिख दें। तो बाय डिफॉल्ट जब कभी आप कॉमा सेपरेटेड कुछ वैल्यूज लिखते हैं या वेरिएबल्स लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक टपल क्रिएट कर दी जाती है, और वो टपल में इन वैल्यूज को रख दिया जाएगा। तो अभी भी ये तो क्या है हमारे टपल। डिक्शनरी भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करता है वैसे करना है। और अगर मान लीजिए सर डिक्शनरी करना हो तो यहाँ पर ऐसे लिखो कि भाई जो पहला है वो एडिशन, जो दूसरा है वो मल्टीप्लीकेशन। तो प्रॉपर आप अपना की बनाकर वापस करो। तीसरा वाला डिवीजन। तो ऐसे आप पैटर्न के आगे एक डिक्शनरी लगाओ, टपल लगाओ, लिस्ट लगाओ, सेट लगाओ, आप सिंगल वैल्यू रखो। आप देखो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जैसी है वैसा आप अपना कर सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और केस आता है कि जिसने फंक्शन बनाया उसने रिटर्न करा ही नहीं, भूल गया या जानबूझ के नहीं लगाया रिटर्न, बट कॉल करने वाले ने इस तरह से फंक्शन कॉल किया कि उसे लग रहा है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको संभाल कर एक वेरिएबल में रखा है, बट डिफाइन करने वाले रिटर्न करा ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, पाइथन की तरफ से नन रिटर्न कर दिया जाता है। तो कोई भी फंक्शन जब रिटर्न नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन नन वैल्यू को रिटर्न कर देता है। और कॉल करने वाला अगर उस फंक्शन से रिटर्न हुई वैल्यू को कहीं किसी वेरिएबल में रखेगा या कहीं भी यूज करेगा तो नन वैल्यू हमारी आएगी। तो नन क्या बता रहा है कि फंक्शन ने कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न नहीं करा। इवन अगर आप सिर्फ रिटर्न लिखकर भूल जाते हैं, आगे वैल्यू नहीं बताते, तो भी ऑटोमेटिकली नन वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने आज रिटर्न करना सीखा, बट फंक्शन तो हमने पहले वाली क्लास में बनाए थे, तो उसमें भी रिटर्न हो ही रहा होगा जाने अनजाने, हमने कहा। और हमने तो कुछ लिखना नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न हो रहा होगा। तो डिफॉल्ट रिटर्न क्या होता है हमारा, नन। डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू इज, अब मान लीजिए इस फंक्शन को मैं प्रॉपर उस नजरिए से डिफाइन करना चाहता हूं जिसको एक दूसरा प्रोग्रामर कॉल करेगा। तो मैं मान लीजिए लिखता हूं यहाँ पर रिटर्न सी कॉमा डी कॉमा ई। अब अगर कोई दूसरा बंदा इसे कॉल करेगा तो उसे क्या पता चलेगा कि भाई ये फंक्शन क्या करता है, कैसे काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, कमेंट की जगह एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में डिफरेंस है। कमेंट में आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आपने लिख दिया दिस इज अर्थमेटिक फंक्शन that takes two arguments and return a list of addition, multiplication, division respectively.
ऐसे करके आपने लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैंने अब बता तो दिया अपने कोड के बारे में कि मेरा कोड क्या कह रहा है और क्या वापस करेगा, लेकिन जो कॉल करने वाला है उसको क्या हम ऐसे पढ़वाएंगे? क्या उसको अपना कोड दिखाएंगे हम कि पहले हमारा आके कोड देख लो, क्योंकि हमने कमेंट में बता रखा है कि ये फंक्शन क्या करता है? तो ये तरीका सही नहीं है। फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इस काम को कमेंट ना बनाकर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग से लिखो। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या होती है? जो मल्टीलाइन स्ट्रिंग होती है उसी को पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग भी कहा जाता है। ये लो। तो सर अभी भी तो एक ही बात है, अभी भी तो इसको पढ़ना ही होगा, इस फंक्शन के अंदर हमने करना ही। अब यहाँ पर पाइथन का एक एडवांटेज है, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लिखी हुई है तो वो क्यों लिखी होगी? फंक्शन को समझाने के लिए, तो फंक्शन क्या है, उसमें कितने आप आर्गुमेंट रिसीव करेंगे, वो क्या वापस करेगा, सब कुछ लिखा होगा। इवन आप और डिस्क्राइब करो कि पहला पैरामीटर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्रॉपर आप सब कुछ लिखेंगे, आपको टाइम लगेगा लिखने में। अब कॉल करने वाला क्या करेगा, पहले इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, पहले क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हेल्प फंक्शन कॉल करेगा, और हेल्प फंक्शन में क्या पास करेगा, इस फंक्शन का सिर्फ नाम पास करेगा, ऐसे कॉल नहीं करना है, सिर्फ नाम पास करना। तो हेल्प फंक्शन के अंदर जब हम किसी फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो उस फंक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है वो लाकर हमें दे देता है। तो जब मैं ये फंक्शन किसी दूसरे प्रोग्रामर से कहूंगा कॉल करने के लिए कि भाई मेरे पास ना अर्थमेटिक नाम का फंक्शन है, इसे कॉल कर लो, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कितने आर्गुमेंट वो देगा और ये क्या करेगा। मैं क्या बोलूंगा उससे कि मैंने अपने फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लिख दिया है, अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लेना। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इस लाइन को लिखेगा, इस लाइन से क्या होगा, उसको ये चीज निकाल कर दे, ये वाला जो हिस्सा है, हेल्प फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन के अंदर ये वाला जो हिस्सा है उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो भी लिखोगे तब अब कॉल करने वाला ऐसा कर सकता है। तो जब भी आप किसी को अपना फंक्शन यूज करने को देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लिखें, कॉल करने वाले की जिम्मेदारी है पहले वो ऐसे लिख कर देखें, तब ये दो एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। दो लोगों के बीच में बातचीत कैसे होगी उसका ये प्रोटोकॉल हो गया। पर अगर मैंने ये नहीं बनाया तो आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो। आपको बनाना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे को सपने में नहीं आएगा कि फंक्शन में कितने आर्गुमेंट और वो क्या रिटर्न कर रहा है और कैसे चलाएंगे उसे, आप उसे कॉल करके नहीं बताओगे, है ना। चलो, तो पाइथन के अंदर हम लोग बहुत सारे फंक्शन यूज करते आ रहे हैं, तो जितने पाइथन के फंक्शन हैं सब में उन्होंने लिख कर दिया है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें लिख कर ना दिया हो। कोई सा फंक्शन आप उठा लो, जैसे चलो सर, पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है लेन। अब लेन फंक्शन हम यूज करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए। मुझे पता ही नहीं वो क्या करता है, मैं क्या करूंगा, हेल्प के अंदर लेन लिख दूंगा और मुझे बताएगा रिटर्न्स नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर। तो यही तो पढ़ाया था हमें आपने। कोई सा फंक्शन उठा लो जो आज तक आपने पाइथन में पढ़ा है, और मान लो मैंने आपको आज तक पढ़ाई ही नहीं है वो, अब आप उसे खुद से यूज करना चाहते हैं, तो पहले क्या करो, हेल्प और उस फंक्शन का नाम लिख दो, जो काम कराना है उस फंक्शन से वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन पढ़ाया था, क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिस्ट में रखकर वापस करता है, और ये हमेशा लिस्ट ही वापस करता है, चाहे हमसे टपल मांग ले, चाहे सेट मांग ले, चाहे लिस्ट मांग ले, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट में रख के ही वापस करता है। मान लो मुझे नहीं पता ये बात, तो हेल्प से पूछ लो।
रिटर्न ए न्यू लिस्ट, रिटर्न करता है ए न्यू लिस्ट containing all items of the table in ascending order। रिवर्स का यूज कर सकते हैं, रिवर्स इक्वल टू लगता है बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, हम लिख सकते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, क्या करने के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के। तो सिर्फ काम बड़ा मेहनत का है, हमने कहा आपको लगता है ऐसे ही है। कोई भी लाइब्रेरी जब लिखी जाती है तो लिखने वाले को सिर्फ अपना लॉजिक लगाकर प्रोग्राम लिखकर नहीं दे देना होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग भी लिखना होता है। ये पाइथन की नहीं, हर लैंग्वेज में होता है। सी लैंग्वेज के जो लाइब्रेरी लिखने वाले प्रोग्रामर्स होंगे, क्या वो ऐसा नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो सी के प्रोग्रामर को कैसे पता चलेगा कि सी में कौन सा फंक्शन क्या करता है? सी क्या, फिर तो किसी भी लैंग्वेज के जो हमारे लाइब्रेरी बनाने वाले लोग होते हैं उनकी तो बड़ा मजबूरी हो गई, करना ही पड़ेगा ऐसा, हमने कहा करना पड़ेगा। तो सर ऐसे तो हम पूरी पाइथन पढ़ लेंगे, टाइम है, टाइम देना पड़ेगा। सारा खेल समय का है, चीजें सारी अवेलेबल है, आप टाइम देंगे तो आप पढ़ सकते हैं पूरी पाइथन। जितने फंक्शन पाइथन के अंदर आते हैं लाइब्रेरी में सबको यूज करना सीख जाओगे आप पाइथन। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आपको करना है ऐसा, अब आपको आपके ब्रेन को ये पता चल गया कि कभी फ्यूचर में हमारे सामने कोई एक फंक्शन मिल जाए जिसको हमने आज तक सुना ही ना हो, तो अब हम सरप्राइज नहीं होंगे, अब हमें पता है कि हम उसका यूज कर लेंगे। जैसे फंक्शन का नाम सुना, हेल्प में डाल दिया, उसे समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद अपना यूज कर लो। चलो, फंक्शन का दूसरा पार्ट, फंक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। फंक्शन के पहले पार्ट में हमने फंक्शन डिफाइन करना सीखा, फंक्शन को कॉल करना सीखा। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बनाने सीखे। उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर्स, फंक्शन के आर्गुमेंट। डेफिनेशन में हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो उनको पैरामीटर कहते हैं, कॉल करते समय जब वैल्यू पास करते हैं तो उनको आर्गुमेंट कहते हैं। अलग अलग तरह से आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट और डिफॉल्ट आर्गुमेंट। पैरामीटर, दो और स्पेशल तरह के पैरामीटर मैंने बताए, एक आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर और एक आर्बिट्रेरी कीवर्ड पैरामीटर। एस्ट्रिक सिंगल लगा दो तो वो आर्बिट्रेरी हो जाता है पोजीशन वाला, और डबल एस्ट्रिक प्रीफिक्स में लगा दो तो वो आर्बिट्रेरी हो जाता है कीवर्ड वाला। उसके बाद फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करना सीखा। क्यों करा रहे हो वैल्यू रिटर्न फंक्शन से? क्योंकि जो भी फंक्शन ने अपना रिजल्ट बनाया होगा अपना लॉजिक लगाकर, वो जिस वेरिएबल में रखा होगा वो वेरिएबल फंक्शन के बाद यूज नहीं हो सकता, और कॉल जिसने फंक्शन किया है अगर वो उस रिजल्ट का इस्तेमाल करना चाहेगा तो कर ही नहीं पाएगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं, फंक्शन को रिटर्न कराते हैं, सो डैट जहां से फंक्शन कॉल होगा उसको फंक्शन से रिटर्न हुई वैल्यू मिल जाएगी। एक फंक्शन से हम एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम किसी कंटेनर का यूज करते हैं। अब वो कंटेनर चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे आपका डिक्शनरी, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बनाना चाहिए, ताकि कॉल करने वाले को ये हम बता पाए कि वो फंक्शन का यूज कैसे करेगा। ठीक है, अच्छी बात क्या है, पाइथन के जो हम लोग प्रोग्रामर हैं, हमारा 80% फंक्शन कॉल करने वाला काम होता है, 20% हम फंक्शन खुद से डिफाइन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं या वो कर रहे हैं बाजार में बैठे हुए। हम और आप लोग एज ए फ्रेशर क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनके बनाए हुए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमें डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग पढ़नी आनी चाहिए, लिखने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम फंक्शन बहुत कम बना रहे हो, हम उनके बने बनाए फंक्शन यूज कर रहे हो। तो पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी कई वजह में से एक वजह यही है कि आप क्या करते हैं, आप स्विच ऑन करने वाला काम करते हैं, स्विच के पीछे जो डिवाइस लगी है, जो काम चल रहा है वो आप कभी देखते ही नहीं क्या चल रहा है। यानी कि आप वो प्रोग्रामर है जो फंक्शन कॉल करके अपना काम कर लेते हैं, आप वो प्रोग्रामर अभी नहीं है जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी काम हो चुका है पहली बाजार में।
या लोग कर रहे हैं पहले से बाजारों में वो काम। ठीक है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उस तरह के काम को करते हैं, और जो फ्रेशर होते हैं उनसे बस कॉलिंग करवाई जाती है, कॉल करते रहो, कुछ नहीं करना है। तो इसमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है, तो सिंटैक्स आना चाहिए कॉल करने। ठीक है, इसीलिए पाइथन को एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में आप फंक्शन डिफाइन नहीं करते, आप फंक्शन को 99% क्या करते हैं, बस कॉल करते हैं। डिफाइन तो ऑलरेडी किसी ने कर दी है, बस आपको ने कॉल करना आना चाहिए। ठीक है, जब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाते हैं तो आपको 20% वाला रोल प्ले करना होता है कि आपको कई बार फंक्शन डिफाइन करने पड़ जाते हैं। कब? जब आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं। क्योंकि जब आप डेटा एनालिटिक्स कोर्स में जाते हैं तो 1% चांस भी नहीं है कि अपना कुछ लिख रहे होगे आप। 99% चांस है कि किसी के बनाए हुए फंक्शन को आप कॉल कर रहे होगे। ठीक है, अब दूसरा पार्ट फंक्शन का, दूसरा पार्ट ये कहता है कि सर दूसरे प्रोग्राम से कैसे फंक्शन कॉल होगा। अभी तो एक ही प्रोग्राम से कॉल करना आपने सिखाया, अगर मैं दो प्रोग्राम बीच में ले आऊं, एक प्रोग्राम में फंक्शन डिफाइन करूं और दूसरे प्रोग्राम से कॉल करूं, तो ये कैसे होगा, तो उसको देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ऐड, और यहाँ से मैंने सीधा रिटर्न करा दिया a+b। जरूरी नहीं है कि पहले एक सी बैरर बनाओगे तब रिटर्न सी होगा, डायरेक्ट रिटर्न के आगे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। अब मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई, जो इन दोनों का क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ए मल्टीप्लाई। अब मैं कह रहा हूं मुझे इस प्रोग्राम से फंक्शन कॉल करना ही नहीं है। अब मैं दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा और यहां से फंक्शन कॉल करूं। मेरे पास दो प्रोग्राम हो गए, ये है और ये। सीधा प्रिंट के अंदर से मैं फंक्शन कॉल कराता हूँ ऐड, और लिख दिया मैंने यहाँ पर मान लीजिए 10, ऐसे ही प्रिंट करा दिया मैंने मल्टीप्लाई, लिख दिया 10, मतलब तो मैं सोच रहा हूँ ऐड फंक्शन कॉल होगा, ऐड फंक्शन ये रहा, मल्टीप्लाई कॉल होगा, मल्टीप्लाई ये रहा। अब अपने आप से पूछो, अगर आप एक इंटरप्रेटर होते और आपसे कहा जाता कि आप इस प्रोग्राम को रन कराएं, तो आप इस फंक्शन को कहाँ ढूंढ रहे होते? इसी फाइल में ढूंढोगे, क्योंकि अगर आप दूसरी फाइल में ढूंढने लगोगे तो दूसरी फाइल तो बहुत है, कहाँ कहाँ जाओगे, किस किस के अंदर जा जाकर ढूंढोगे? क्योंकि आपने कहीं बताया तो है नहीं कि ये वाला जो ऐड फंक्शन है वो कहाँ से मिलेगा। तो फिलहाल तो एरर आनी चाहिए। तो इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन मैं दो जगह चेक कर रहा हूँ, या तो वो लाइब्रेरी में होना चाहिए, लाइब्रेरी में नहीं है तो सेम प्रोग्राम में होना चाहिए। अगर वो इन दोनों में से कहीं नहीं है तो एरर आ जाएगी। लाइब्रेरी में प्रिंट फंक्शन मिल गया, ऐड फंक्शन मिला ही नहीं, तो सेम प्रोग्राम में होना चाहिए, सेम में भी नहीं मिला तो एरर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरप्रेटर को बताएंगे, इंटरप्रेटर ये वाला फंक्शन P152 जो प्रोग्राम है इसके अंदर, तो इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, ठीक है फिर एक काम करो, एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है इंपोर्ट, इंपोर्ट कीवर्ड लिखो, और इंपोर्ट कीवर्ड के बाद उस प्रोग्राम का नाम लिख दो जिसके फंक्शन को आप यहां से कॉल करना चाहते हो, P152। एक्सटेंशन नहीं लगाना है, डॉट पी वगैरह एक्सटेंशन नहीं लगाना है, सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को एक दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस प्रोग्राम को इंपोर्ट किया गया है उसके फंक्शन को हम दूसरे प्रोग्राम से कॉल कर पाए। तो ऐसा करने के लिए पहला रूल यही है कि पहले उस प्रोग्राम को इंपोर्ट कर लो जिसके फंक्शन कॉल करने हैं। तो P152 वाले प्रोग्राम के फंक्शन कॉल करने हैं, मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। तो अब पाइथन ने एक नया शब्द दिया, जब आप किसी प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसको अब हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। अभी तक ये प्रोग्राम था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया दूसरे प्रोग्राम में, अब इसका एक नया नाम दे दिया, और वो नया नाम क्या निकला, मॉड्यूल। तो वे आपसे पूछे मॉड्यूल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक पाइथन प्रोग्राम को मॉड्यूल कहते हैं।
तो आज तक फिर हम जितने पाइथन प्रोग्राम बना रहे थे वो सब मॉड्यूल हो जाएंगे कब, अगर हमने उनमें से किसी को भी अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और अगर कोई प्रोग्राम बिना इंपोर्ट करे डायरेक्ट चलता है तो उसको पाइथन ने क्या नाम दे रखा है, स्क्रिप्ट। तो पाइथन प्रोग्राम की दो अवस्थाएं होती है या दो इसके फेस होते हैं। पहला क्या कहलाता है, पाइथन प्रोग्राम स्क्रिप्ट है। दूसरा पाइथन प्रोग्राम मॉड्यूल है। स्क्रिप्ट कब है, जब आपने उसे कहीं इंपोर्ट नहीं करा, आपने उसे डायरेक्ट रन कर दिया। और वो मॉड्यूल कब है, जब आपने उसे कहीं पर इंपोर्ट कर लिया, तो क्या कहलाएगा, वो मॉड्यूल कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा काम, इंपोर्ट करने के बाद जहां भी फंक्शन कॉल करना है इंपोर्ट हुए मॉड्यूल का, तो अब आपको मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम ऐसे कॉल करना है, p152 डॉट एड p152 डॉट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, तो सर ये बताओ, ये भी तो एक प्रोग्राम है, हमने कहा ये प्रोग्राम डायरेक्ट रन कर रहे हो आप, हमने कहा तो वो स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो P153 वाला प्रोग्राम हम शब्दों में क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट है, जो अपने अंदर से एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसके फंक्शन को कॉल कर। अब इंटरप्रेटर एक बात और साइलेंटली कह रहा है कि ये प्रोग्राम पूरे कंप्यूटर में कहीं मत रख देना, ये प्रोग्राम उसी फोल्डर में होना चाहिए जहां से स्क्रिप्ट वाला प्रोग्राम रन हो रहा है। तो ये दोनों प्रोग्राम सेम फोल्डर में होने चाहिए, दोनों सेम फोल्डर में। अगर मैं इसको उठाकर कहीं और दूसरे फोल्डर में रख दूंगा तो एरर आ जाएगी। तो फिर आपको इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िगरेशन में बताना पड़ेगा कि भाई इंटरप्रेटर, हमने जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया है ना वो सेम डायरेक्टरी में नहीं है, वो दूसरे डायरेक्टरी में रखा हुआ, तो वहां से जाके उठाना, जो कि रिकमेंड हम जनरली नहीं करते हैं, है ना। तो कोई भी फंक्शन जो आप अपना बना रहे हैं, वो जिस प्रोग्राम में बनाया हुआ है उसको उसी जगह पर आप रख दीजिए जहां पर आप अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या कर दो, इस प्रोग्राम को कॉपी करके वहां पर पेस्ट मार दो जहां पाइथन की लाइब्रेरी रखी होती है। तो अब ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा, लाइब्रेरी का मॉड्यूल बन जाएगा हमारा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, सी की ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जब पाइथन इंस्टॉल होती है, वहां पर एक लाइब्रेरी नाम का फोल्डर होता है, उस फोल्डर में जाके अपने वाले प्रोग्राम को पेस्ट करके आते हैं। अब आप अपने प्रोग्रामों से इंपोर्ट करेंगे तो भी होगा। तो कोई भी प्रोग्राम लाइब्रेरी बन जाता है कब, जब आप उसे लाइब्रेरी फोल्डर में जाके पेस्ट मार देते हैं, बस इतना ही करना। जब ये इसको रिकमेंड नहीं करते, आपको अगर अपने मॉड्यूल को कहीं भी यूज करना है तो उसी जगह पेस्ट मार दो जहां पर उसका यूज कर, ये रिकमेंडेड वे हमारा होता है। ठीक है, अब चलाएंगे, चलेगा, हमने कहा बिल्कुल देखो चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या है, कुछ नहीं है, प्रोग्राम ही है। ठीक है, चलिए मंडे को मिलेंगे, मंडे को इस पर और फर्दर डिस्कशन करें।